हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूर ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुट्ठी मारते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड सुरेश से कहा, इस विक्रम के बच्चे को जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा। एक काम कीजिए, विक्रम की टीम के साथ जितनी जल्दी हो सके हमारी मैच फिक्स करवाइए। मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा इस बार उस विक्रम को। मयूर का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। तभी मयूर के इमोशंस को ठंडा करते हुए सुरेश ने मयूर से कहा, देखो यह फैसला जल्दबाजी में मत लेना। एक बार तुम विक्रम की टीम की अगली मैच देख लो, उसके बाद फैसला लेना। मयूर समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड विक्रम की टीम से इतना डर क्यों रहा था। सुरेश ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, लगभग आधे घंटे में विक्रम की टीम की और एक मैच है, आप लोग तब तक आराम कीजिए। यह कहते हुए सुरेश फिर से अपने ऑफिस में चला गया। हैरान अनिका और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। तभी मयूर ने अनिका से कहा, देखो दीदी, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इस विक्रम के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाया है। 2 साल पहले आदिनाथ की गैंग में शामिल हुआ है। आदिनाथ ने यहाँ फाइटर क्लब नाम की एक मार्शल आर्ट एकेडमी खोली है। इस एकेडमी को ट्रेन करने के लिए अफ्रीका से खूंखार रेसलर बुलाए गए हैं। कहा जाता है कि यह फाइटर्स टेक्निक से ज़्यादा ताकत में विश्वास रखते हैं। विक्रम भी बिल्कुल उन्हीं के अंडर ट्रेन हुआ लगता है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। इस विक्रम से तो मैं ही निपट लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा यह विक्रम मेरे सामने 20 से 25 सेकंड टिक पाएगा। हमारी मैच होने तो दीजिए इस बार। विक्रम को निपटने के लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। हाँ, उसके टीम के बाकी जो साथी होंगे, आई एम श्योर उन लोगों को आप एक एक पंच में ही ढेर कर देंगे। हमें तीसरे पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमेशा की तरह। मयूर मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखने लगा। रोहित ने सर झुकाकर मयूर से कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रोहित मार्शल आर्ट में काफ़ी तेज था। अनिका ने पहले भी रोहित को पंच करते हुए देखा था। इतना ही नहीं, मनाली के रूम में अनिका ने खुद भी रोहित के साथ फाइट की थी। चाहे वह फाइट सीरियस नहीं थी, मगर उस फाइट के वक्त भी अनिका को इस बात का एहसास हुआ था कि रोहित को मार्शल आर्ट की फ़ाइट में हराना उसके लिए भी आसान नहीं था। और जब वेयर हाउस में आशीष को बचाते हुए रोहित ने विकी और उसके साथियों को अकेले ही पटक दिया था, तब भी अनिका ने रोहित की तकनीक और उसकी स्पीड को अच्छी तरह नोटिस किया था। अनिका यह जानने की कोशिश कर रही थी कि देश का इतना बड़ा बिजनेस मार्शल आर्ट की यह टेक्निक कैसे जानता था। अनिका मास्क के बीच से दिख रही रोहित की चमकती हुई आंखें देख रही थी। अनिका को अपनी ओर देखते हुए जब रोहित ने नोटिस किया, तब रोहित भी अनिका की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से अनिका को देखने लगा। मयूर गुलेरिया ने जब यह नोटिस किया, तब फिर से उसके मन में वही सवाल उठने लगा कि आखिर किस तरह का कपल था उसके टीममेट्स कंटेस्टेंट 324 और 325 का। क्या उन्हें रोमांस करने के लिए घर पर वक्त नहीं मिलता होगा, जो यहाँ चैंपियनशिप में आने के बाद बात बात पर रोमांटिक हो जाते हैं। मयूर गुलेरिया को अपनी आइडल दीदी की चॉइस पर बहुत अफसोस हो रहा था और रोहित पर मयूर का इरिटेशन बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में विक्रम की टीम की मैच अनाउंस हुई। रोहित, अनिका और मयूर रिंग के ठीक बगल में जाकर भीड़ के बीच खड़े हो गए। वो लोग यह देखकर काफ़ी शौक हो गए कि विक्रम के साथ इस बार उसके 2 और साथी भी रिंग में उतरे थे। विक्रम के दोनों साथी इंडियन नहीं थे, लंबे चौड़े कद के फाइटर्स अफ्रीकन थे। काला शरीर और इतने हैवी मसल्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 बैलों का जोड़ा फाइटिंग रिंग में उतर आया था। दोनों को देखकर ही स्टैंड में बैठे क्राउड की सांसें कुछ सेकंड के लिए थम गई। दोनों जब अपनी छाती चौड़ी करके रिंग के अंदर घूमने लगे तो अपोजिशन टीम के फाइटर के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम के साथी फाइटर्स जो रिंग में उतरे थे
वह सचमुच कोई इंसान है या कोई हजारों साल पहले के आदि मानव। उनके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर मजबूत स्टील से बना था, जिस पर अगर जोर से वार किया जाए तो हमला करने वाले की हड्डी टूटने का भी खतरा हो सकता था। अपोजिशन टीम के लोग और मैच देखने इकट्ठा हुए बाकी लोग यह सोचकर परेशान हो रहे थे, अगर विक्रम अपने अपोजिशन फाइटर की ऐसी हालत करता था कि उन्हें चैंपियनशिप रिंग से सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो विक्रम के यह दो खूंखार टीममेट्स उन फाइटर्स के साथ क्या करेंगे। अभी रेफरी ने मैच शुरू करने का इशारा किया और विसल बजा दी। विसल बजने के बाद विक्रम और उसके दोनों साथी बस अपने हाथ फोल्ड किए अपनी जगह पर खड़े रहे। अपोजिशन टीम के फाइटर समझ नहीं पा रहे थे कि वो फाइट की शुरुआत कहाँ से करें। विक्रम बिल्कुल रिलैक्स फाइटिंग रिंग के चारों किनारों पर बनी रस्सियों को पकड़कर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम मैच में पार्टिसिपेट करने नहीं आया था, बल्कि मैच का मजा उठाने आया था। विक्रम के दोनों अफ्रीकन खूंखार साथी बड़े ही आराम से रिंग के बीचों बीच अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपोजिट टीम के फाइटर्स को देख रहे थे। दोनों के सर पर बाल नहीं थे और ना ही वो हिंदी या इंग्लिश भाषा समझ पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर किसी अफ्रीकन ट्राइबल भाषा में बात करने लगे। उनकी बातों का मतलब अपोजिशन टीम के लोग समझ नहीं पा रहे थे। रेफरी ने फिर एक बार इशारा करके दोनों टीम से मैच शुरू करने की रिक्वेस्ट की। इस बार जब रेफरी ने मैच शुरू करने का इशारा किया, तब दोनों अफ्रीकन फाइटर्स में से एक फाइटर आगे बढ़ा। अफ्रीकन फाइटर को आगे बढ़ते देखकर दूसरे टीम के तीनों फाइटर ने एक ही साथ उस पर अटैक किया। तीनों एक के बाद एक अफ्रीकन फाइटर की छाती पर मुक्के और लात बरसाते रहे, मगर वह फाइटर एक इंच भी हिला नहीं। अपोजिट टीम के तीनों फाइटर एक के बाद एक ताकतवर हमले करते रहे, मगर उस अफ्रीकन फाइटर के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर तीन लोग मिलकर इतना तेज हमला कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जब अपोजिट टीम के तीनों फाइटर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, तब अचानक ही उस अफ्रीकन फाइटर ने अपोजिट टीम के दो फाइटर्स को अपने एक एक हाथ से उठा लिया और सामने खड़े तीसरे फाइटर के छाती पर जोर से लात मारी। वह फाइटर खून की उल्टी करके वहीं बेहोश होकर गिर गया। अफ्रीकन फाइटर ने अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों अपोजिट टीम के फाइटर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अपने कंधों पर बिठा लिया। अफ्रीकन फाइटर ने उन दोनों फाइटर की कमर को इतनी ज़ोर से जकड़ रखा था कि दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दोनों काफ़ी दर्द में है। दर्द इतना तेज था कि उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। कुछ देर तक उस अफ्रीकन फाइटर ने अपने दोनों हाथों से मजबूती से दोनों फाइटर्स की कमर को पकड़ रखा था। उस अफ्रीकी फाइटर का हाथ ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर था, बल्कि हाथों की साइज़ इतनी बड़ी थी कि किसी आम इंडियन लड़के की पूरी कमर उसके एक ही हाथ की ग्रिप के अंदर आ जाती। रेफरी तेज़ी से अफ्रीकी फाइटर के पास आया और उसके कंधों पर उठाए हुए दूसरे टीम के फाइटर की ओर देखकर उनसे कहने लगा, क्या आप यह मैच आगे खेलना चाहते हैं? इससे पहले कि वह दोनों फाइटर ना कह पाते, अफ्रीकी फाइटर ने एक आखिरी बार इतनी ज़ोर से उनकी कमर को दबाया, दोनों अफ्रीकी फाइटर के कंधों पर ही बेहोश हो गए। अपने सर पर पड़ी किसी पत्ते की तरह अफ्रीकी फाइटर ने उन दोनों कंटेस्टेंट को एक के बाद एक रिंग की फ्लोर पर फेंक दिया। उसके बाद फिर से अपना सीना चौड़ा करके अफ्रीकी फाइटर रिंग के कोने तक आया और स्टैंड में बैठी क्राउड को देखकर अपनी अफ्रीकी ट्राइबल भाषा में कुछ कहने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह क्या कहना चाहता था। तभी अपने मुंह में चिंगम डालते हुए विक्रम ने चिल्लाते हुए सामने बैठे ऑडियंस से कहा, मेरा यह दोस्त आप सबको एक मैसेज देना चाहता है। वह जानना चाहता है कि क्या दिल्ली के किसी भी नौजवान में यह हिम्मत या ताकत है जो रिंग में आकर मेरे इन साथियों को हरा पाए।
स्टैंड में बैठे लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। यह बात सिर्फ खेल की नहीं रह गई थी, अब यह बात पूरे शहर की इज्जत पर आ गई थी। ऑडियंस को चैलेंज करने के बाद विक्रम अपने दोनों साथियों के साथ बड़े ही एटीट्यूड से रिंग में से निकल गया। मैच पूरी होते ही सुरेश रिंग के पास खड़े अनिका, रोहित और मयूर के पास आकर कहने लगा, अब समझे मैंने आपसे यह मैच देखने क्यों कहा था। मुझे डर है कि इसी तरह यह लोग अगर मैचेस खेलते गए तो अपने फाइटर्स के ऊपर जान का खतरा देखकर दिल्ली और दिल्ली से बाहर की सारी एकेडमी अपना पार्टिसिपेशन इस मैच से खींच लेंगे और फिर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होने के नाते सारे कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी देखना भी हमारा फ़र्ज है। तो अब आप लोग बताइए, क्या आपकी टीम इनसे लड़कर इनके बढ़ते कदम रोक सकती है? सबसे अच्छा तो यही होता एकेडमी की दीदी और डिफेंडिंग चैम्पियन एक ही टीम में आकर फाइटर क्लब की इस टीम को अच्छा सबक सिखाएं। मगर प्रिलिमिनरी राउंड में आप ही की टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं आपके पास आया। अगर आप कहें तो मैं दिन में 3 की जगह 5 मैचेज करवाकर आपको जल्द से जल्द इस विक्रम की टीम के साथ मुकाबले में उतार सकता हूँ। अगर हाँ, आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि मैच में अपोजिट टीम के साथ क्या होता है यह आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया है। सुरेश ने यह बात रोहित को देखकर पूछी थी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कमेटी के हेड सुरेश से कहा, मैं तो वही करूँगा जो मेरी पार्टनर मुझसे कहेंगे। यह कहते हुए रोहित ने अपने कंधे से अनिका के कंधे को पीछे से टक्कर मारी। रोहित को एक एंग्री लुक देने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने सुरेश से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अनिका की हाँ सुनने के बाद मयूर गुलेरिया ने भी अपनी छाती चौड़ी करते हुए सुरेश से कहा, देखा, यह है मेरी टीम का जादू। चलिए साहब, आपका डर हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मैं और दीदी तैयार हैं इस मुकाबले के लिए। दीदी का नाम सुनते ही सुरेश शौक हो गया। जब मयूर को इस बात का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में दीदी का नाम सुरेश के सामने रिवील कर दिया था, तब अपनी बात पलटते हुए मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी से मेरा मतलब है यह जो मेरे पास है वह मेरी दीदी जैसी है, बड़ी बहन जैसी है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं और दीदी तैयार हैं। आपने क्या सोचा? मैं उस दीदी की बात कर रहा हूँ। आप ही सोचिए, उस दीदी को मेरे साथ टीम बनाकर खेलने की क्या ज़रूरत है? मयूर सुरेश के सामने ज़रूरत से ज़्यादा खुलासे करने लगा था। तब अनिका ने मयूर के पांव पर पांव मारते हुए उसे चुप रहने कहा। सुरेश ने अनिका की ओर देखकर कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपकी टीम के साथ सिर्फ मेरी ही नहीं मगर चैंपियनशिप देखने आ रहे सभी लोगों की नज़रें होंगी। ऑल द बेस्ट। यह कहते हुए सुरेश वहां से चला गया। सुरेश के जाते ही मयूर ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिएगा दीदी, मगर हमारी टीम में एक बहुत बड़ी कमज़ोर कड़ी है जिसकी वजह से विक्रम की टीम के साथ लड़ने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब अनिका ने मयूर की ओर देखा तब मयूर ने इशारे से रोहित की ओर अपना हाथ दिखाते हुए अनिका से कहा, देखिए दीदी, मैं जानता हूँ वह आपके पति हैं, मगर समझने की कोशिश कीजिए, विक्रम की टीम काफ़ी खतरनाक है। चलिए, विक्रम को मैं संभाल लूँगा और मैं यह भी जानता हूँ कि उन 2 आदमखोर जंगलियों में से एक को आप हैंडल कर लेंगे, मगर दूसरा वाला अफ्रीकी आदमखोर अगर आपके पति से लड़ेगा तो हमारी हार पक्की है। आपके पति को बचाने के लिए हमारा सारा प्लान, हमारी सारी स्ट्रेटजी ही उल्टी हो जाएगी और उस चक्कर में वह तीनों हम दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। दीदी, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है हमें आपके पति को हमारी टीम से निकालकर बड़े भैया यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन को हमारी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। मयूर की यह बात सुनते ही अनिका ने गुस्से से मयूर की ओर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। अगर सुखबीर सर का वह शागिर्द हमारी टीम का हिस्सा बनेगा तो मैं इस टीम का हिस्सा नहीं रहूंगी। मैं और वो एक साथ एक टीम में कभी नहीं लड़ सकते। अनिका की बातों में डिफेंडिंग चैंपियन के लिए गुस्सा देखकर रोहित हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि
आखिर अनिका को डिफेंडिंग चैंपियन और सुखबीर सर की एकेडमी के बड़े भैया से तकलीफ क्या थी, मगर अनिका के गुस्से को भी रोहित बड़े प्यार से देखता रहा। तभी मयूर ने अनिका से पूछा, माफ़ करना दीदी, मगर ऐसी भी क्या दुश्मनी है आपकी बड़े भैया के साथ? मैं आप ही का फ़ैन हूँ और आप ही का फ़ैन रहूँगा, मगर सुखबीर सर एकेडमी के बड़े भैया भी मार्शल आर्ट में काफ़ी स्ट्रांग है। उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर वह आपके साथ एक ही टीम में रहकर लड़ेंगे तो आई एम श्योर विक्रम के इन ताकतवर राक्षसों से लड़कर जीत सकते हैं। अनिका ने मयूर से कहा, हम इनके साथ भी टीम बनाकर ज़रूर जीतेंगे। ना सिर्फ अनिका को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मगर अनिका ये भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित मारवा की फाइटिंग टेक्निक्स भी काफ़ी अच्छी थी, जो बात अब तक मयूर गुलेरिया नहीं जानता था, क्योंकि रोहित हमेशा ही रिया को लेकर रिंग में उतरता था और रिया की सिक्योरिटी ही रोहित के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती थी। जब अनिका ने बड़े भैया के साथ टीम बनाने से मना कर दिया, तब मयूर भी कुछ नाराज हो गया। मयूर ने पहली बार दीदी के सामने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ। आखिर मेरा भी वोट मैटर करता है कि हमें किसे टीम में रखना चाहिए और किसे नहीं। तो ठीक है, मैं आपके पति के साथ 1-to-1 मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मेरे सामने आपके पति 20 सेकंड भी मुकाबले में टिक गए तो ठीक है, मैं मान लूँगा कि वह हमारे साथ टीम बनाकर विक्रम की टीम के खिलाफ लड़ने के काबिल है। और अगर मैंने 20 सेकंड के अंदर आपके पति को हरा दिया तो आपको बड़े भैया के साथ टीम बनाकर रिंग में उतरना होगा। मयूर के इस प्रस्ताव पर अनिका मयूर को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चली गई। अनिका को जाता हुआ देखकर रोहित भी नन्ही सी रिया को अपने हाथ में लेकर अनिका के पीछे पीछे चलने लगा। मयूर हैरान होकर अनिका और रोहित को जाता हुआ देखने लगा। रोहित ने मुड़कर मयूर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मयूर को आंख मार दी। रोहित के लिए मयूर के मन में रोहित के लिए चिढ़ अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अचानक ही मयूर को अनिका के बारे में ख्याल आया। वह जानता था कि अनिका की कार बाहर पार्किंग लॉट में खड़ी थी और अनिका ज़रूर इस चैंपियनशिप वेन्यू के अंदर दाखिल हुई थी। मयूर बेसमेंट में बनी हर रिंग में जाकर अनिका को हर स्टैंड में ढूंढने लगा। जब उसे अनिका नहीं मिली तब वह फिर से पार्किंग लॉट की ओर गया। जब उसने देखा कि कार वहीं खड़ी थी तब उसने सोचा कि वह वहीं पर खड़ा रहकर इंतज़ार करेगा, क्योंकि हर हाल में अनिका घर लौटने के लिए फिर से अपनी कार में ज़रूर आएगी। जब रोहित और अनिका चैंपियनशिप वेन्यू से बाहर निकले तो कार पार्किंग लॉट में जाने से पहले रोहित अनिका को एक सुनसान जगह पर ले गया। जब रोहित ने यह कन्फर्म कर लिया कि आसपास कोई बातें करने वाला नहीं था, तब रोहित ने अचानक ही बिल्कुल धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, यह विक्रम के साथ उसके जो 2 साथी थे उनको मैं कुछ दिन पहले भी देख चुका हूँ, मगर कुछ दिन पहले वह ऐसे नहीं थे। बिल्कुल नॉर्मल से लगने वाले 2 अफ्रीकी लड़के थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ही इनके अंदर इतनी गजब की ताकत कहाँ से आ गई। क्या यह कोई जादू है या कुछ और? रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने रोहित से पूछा कि तुम्हें पक्का यकीन है कि कुछ दिन पहले तुमने जो 2 लड़कों को देखा था वही लड़के हैं ये? रोहित ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है। अभी कुछ ही दिन पहले तो यह दोनों काफ़ी नॉर्मल से लगते थे। हाँ, उनकी हाइट ज़रूर इतनी ही थी, मगर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। मन ही मन कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका ने अचानक ही अपनी पर्स से वह शीशी निकाली जो रोहित ने विक्रम की जेब से चुराई थी। शीशी में पड़ी कुछ बूंदों की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, क्या इस दवाई की वजह से तो यह जादू नहीं हुआ? शीशी में पड़ी दवाई की ओर देखकर रोहित भी काफ़ी हैरान नजर आ रहा था। रोहित ने अनिका से कहा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि इस शीशी में जो ड्रग है उसे लेने के बाद वह दोनों रातों रात इतने ताकतवर हो गए कि इंसानों को चींटी समझकर कुचल रहे हैं? अनिका ने उस शीशी को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, क्या आप जानते हैं इंस्पेक्टर अब्बास ने मुझसे क्या कहा था? रोहित ने बिना सोचे अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट।
रोहित का जवाब सुनकर अनीका हैरान रह गई, मगर अनीका जानती थी रोहित मारवा काफ़ी कनेक्शन वाला बिजनेसमैन था। अनीका यह भी जानती थी कि रोहित चीज़ों को समझने में काफ़ी स्मार्ट और तेज था, इसलिए शायद रोहित यह बात जानता होगा। अनीका ने रोहित से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर मारवा कि आपको यह बात कैसे पता चली? रोहित ने अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए अनीका से कहा, कुछ नहीं, वो मैंने बस गैस कर लिया। मगर क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह ड्रग्स कोई ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर रातों रात शैतानी ताकत आ गई है? रोहित की बात सुनने के बाद अनीका ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, इस शीशी के अंदर जो लिक्विड है उसका कंपोजिशन पता चलने के बाद ही हम यह बात कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं यह कोई ऐसा ड्रग तो नहीं है जिससे पूरी की पूरी ह्यूमन रेस खतरे में पड़ सकती है। अनीका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से कल तक राजलक्ष्मी इस बात का पता ज़रूर लगा लेगी कि आखिर इस लिक्विड में ऐसा क्या है जिससे इन लोगों में से इस तरह की ताकत रातों रात आ गई है। दवाई की शीशी अपने पर्स में रखने के बाद अनीका जब अपनी कार की ओर बढ़ने लगी, तब अचानक ही अनीका के सामने मयूर गुलेरिया आकर खड़ा हो गया। जैसे ही अनीका ने मयूर को अपने सामने खड़ा देखा, अनीका अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई। अनीका जिस कार में गुलेरिया हाउस से चैंपियनशिप वेन्यू पर पहुंची थी, वह कार ठीक अनीका और मयूर गुलेरिया के सामने थी। मयूर यह देखकर हैरान था कि आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी उसकी बहन अनीका की कार की तरफ क्यों जा रही थी। तभी अचानक पीछे से रोहित ने आकर फिर अनीका की कमर में अपना हाथ डाल दिया। रोहित ने अनीका के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे डार्लिंग, हमारी कार तो वहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहित ने अनीका की कमर में डाला हुआ हाथ बिल्कुल ज़ोर से कस लिया, जिसकी वजह से अनीका रोहित के पास बहुत पास आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित और अनीका के बीच से हवा के पास होने की भी जगह नहीं थी। अनीका गुस्से से रोहित को देखे जा रही थी, मगर वह जानती थी कि रोहित ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ इसलिए था ताकि मयूर के सामने अनीका की असलियत बाहर ना आ जाए। अनीका चुपचाप रोहित के साथ पार्किंग लॉट में खड़ी रोहित की कार की ओर चलने लगी। रोहित भी हमेशा की तरह बिल्कुल छोटी और मामूली कार में चैंपियनशिप मेन्यू आया था। रोहित ने कार के पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला और नन्ही सी रिया को बैक सीट पर बिठा दिया। फिर जब रोहित ने अनीका के पास आकर ड्राइवर के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोला, तब अनीका ने उस दरवाजे को धीरे से लात मारी और पीछे की सीट पर रिया के साथ जाकर बैठ गई। अनीका की इस हरकत पर रोहित ने थोड़ी ही दूरी पर खड़े मयूर की ओर देखा और कहा, दोस्त, अगर तुमने शादी नहीं की तो मेरी सलाह मानना, शादी के लड्डू से दूर ही रहना। एक बार जब प्रेमिका बीवी बन जाती है तो उसका प्यार गुस्से में बदल जाता है, हर बात पर तुमसे नाराज़ रहेगी और तुम्हारी हर चीज़ पर तुम्हें टोकेगी। तुम जो कहोगे उसका बिल्कुल उल्टा ही करेगी। मयूर ने रोहित की बात को इग्नोर किया और रोहित से कहा, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ मुझे एक लंगूर नज़र आ रहा है जिसके मुंह में अंगूर है। मयूर की बात पर मुस्कुराते हुए रोहित अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार को पार्किंग लॉट से बाहर ले जाते हुए रोहित ने मयूर को इशारे से बाय कहा। जब रोहित और अनीका की कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई, तब फिर से मयूर यहाँ वहाँ देखकर अनीका को ढूंढने लगा। मयूर अनीका की कार के कुछ दूरी पर एक कार के पीछे कुछ देर तक छुपा रहा। लगभग आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मयूर यह सोचने लगा कि लगभग चैंपियनशिप देखने आए सारे लोग एक एक करके निकल गए थे। सारी मैचेस भी पूरी हो गई थी, मगर अनीका अब तक अपनी कार के पास लौटी नहीं थी। मयूर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कज़न बहन कहाँ चली गई थी। मयूर धीरे से चिपके हुए अनीका की कार की तरफ आया। कार के पास पहुंचते ही मयूर कार की विंडो से कार के अंदर नज़र डालता है। तभी बैक सीट पर जीन्स और टी शर्ट देखकर मयूर हैरान रह गया। मयूर अच्छी तरह जानता था कि
यही जीन्स और टी शर्ट अनीका ने करण गुलेरिया के ऑपरेशन के वक्त पहनी थी। मगर मयूर यह देखकर हैरान था कि जीन्स और टी शर्ट अनीका की कार की बैक सीट पर क्या कर रहे थे। जब कुछ देर तक मयूर ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब अचानक ही मयूर के चेहरे का कन्फ्यूज़न दूर हुआ। मयूर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूर को पूरी बात समझ में आ गई थी। मयूर फिर से कार के अंदर पड़े कपड़ों को देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। अनीका रोहित के साथ रोहित की कार में बैठकर पार्किंग लॉट से निकल गई थी। मगर कुछ देर रोहित के साथ कुछ ही दूरी पर अनीका ने मयूर के जाने का इंतज़ार किया। जब अनीका को यकीन हो गया कि मयूर गुलेरिया चैंपियनशिप वेन्यू के पार्किंग लॉट से निकल चुका था, तब अनीका और रोहित की कार में वापस पार्किंग लॉट में आए। पार्किंग लॉट पहुंचते ही अनीका जल्दी से रोहित की कार से उतरकर अपनी कार की ओर चलने लगी। रोहित तेजी से अनीका के पीछे आया और अनीका को अपनी कार में बैठने से रोकते हुए कहने लगा, मुझे लगता है अगर तुम चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इसी कार में आओगी तो आज नहीं तो कल तुम्हारी आइडेंटिटी मयूर के सामने खुल ही जाएगी। अनीका के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था जैसे वो रोहित से पूछ रही थी कि आखिर इस चीज़ का क्या इलाज हो सकता है। तभी रोहित ने अनीका से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस लग्जरी गाड़ी में आना छोड़कर मेरी उस छोटी सी गाड़ी में यहाँ आना चाहिए। पहली बार अनीका को रोहित की बात में दम लगा। रोहित रिया के साथ रोज चैंपियनशिप वेन्यू में एक छोटी सी कार में आता था जिससे लोगों को शक ना हो जाए कि मास्क के पीछे छुपा इंसान देश और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। ना सिर्फ इतना, मगर रोहित ने छोटी सी सिंपल सी लगने वाली कार के अंदर काफ़ी रीमॉडलिंग की थी। बाहर से तो रोहित की कार काफ़ी सिंपल नज़र आती थी, मगर कार के अंदर बैठते ही पता चलता था कि रोहित ने कार की इंटीरियर्स को पूरी तरह से बदलवा दिया था। कार की कीमत से कहीं ज़्यादा खर्च कार की रीमॉडलिंग पर किया गया था। बुलेट प्रूफ कार, कंफर्टेबल सीट्स, कार के अंदर ही बना एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर और रिया के लिए ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज़। छोटी कार के इंजन में भी काफ़ी बदलाव किए गए थे। सिंपल से दिखने वाली यह स्मॉल बजट फैमिली कार वक्त आने पर किसी स्पोर्ट्स कार को रेस में मात दे सकती थी। अनीका को रोहित की बात सही लगी थी। अनीका ने रोहित से कहा, ठीक है, यही पास में मैंने एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लिया है, चलो वहीं चलकर कार पार्क करते हैं। अनीका की इस बात पर इम्प्रेस होते हुए रोहित ने अनीका से कहा, क्या बात है, और एक आइडेंटिटी आज सामने आई, तुम तो छुपी हुई इन्वेस्टर भी हो। रोहित की बात को इग्नोर करते हुए अनीका आकाश गुलेरिया ने दी हुई कार में बैठ गई और कार को चैंपियनशिप वेन्यू के पार्किंग लॉट से बाहर ले गई। अनीका की कार के पीछे पीछे तेजी से रोहित भी अपनी छोटी सी कार में रिया के साथ अनीका को फॉलो करने लगा। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद अनीका एक रेजिडेंशियल टावर में दाखिल हुई। टावर के पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करने के बाद अनीका अपनी कार से बाहर निकली। रोहित भी रिया को लेकर अपनी कार से उतरकर अनीका के पास आया। पार्किंग लॉट को चारों तरफ देखते हुए रोहित ने अनीका से पूछा, क्या आपने यहीं पर फ्लैट लिया है? अनीका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। अचानक रोहित को इस बात पर गुस्सा आ गया। रोहित ने अपना एक हाथ अनीका की कार के बोनेट पर मारते हुए पूछा, सच बताओ, कौन रहता है इस फ्लैट में? अनीका रोहित की बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर फिर भी रोहित के इस टेढ़े सवाल का टेढ़ा सा जवाब देते हुए अनीका ने कहा, फिलहाल तो इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। हाँ, अगर कोई दिलचस्प साथी मिल गया तो ज़रूर उसके साथ यहाँ रहने चली आऊँगी। रोहित ने अचानक ही अपने गुस्से को हंसी में बदलते हुए अनीका से कहा, चलिए, आपके लिए इस छोटे से घर में भी एडजस्ट कर लूँगा। वैसे कौन से फ्लोर पर है तुम्हारा घर? अनीका ने जवाब में कहा, आपसे मतलब? मुस्कुराते हुए रोहित ने अनीका से कहा, मैं सोच रहा था कुछ इन्वेस्टमेंट मैं भी कर लूँ। आप ही के बगल का फ्लैट ले लेता हूँ ताकि हम पड़ोसी हो जाएं। रोहित की बात पर नन्ही सी रिया जोर जोर से हंसने लगी। इरिटेट होकर अनीका ने रोहित से कहा,
मुझे लगता है आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके हैं, रोहित ने जवाब देते हुए कहा। लीजिए, फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर खड़ा हूँ। मेरे दिमाग का इलाज आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रोहित की हाजिर जवाबी से अनीका और ज़्यादा इरिटेट होने लगी। अपने पांव ज़मीन पर पटकते हुए अनीका ने कहा, चलो बैठो अब कार में, मैं तुम दोनों को घर छोड़ आती हूँ। रोहित नन्ही सी रिया को अपने हाथ में पकड़े कार की बैक सीट में जाकर बैठ गया। अनीका ड्राइविंग सीट पर बैठकर रियर व्यू मिरर से पीछे बैठे रोहित और रिया को देखने लगी। रोहित ने कार के अंदर बैठने के बाद भी रिया को अपने हाथों में पकड़ रखा था। अनीका ने पीछे मुड़कर रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आप कार में बैठ चुके हैं, अब आप रिया को गोद से उतार सकते हैं, वह इतनी भी छोटी नहीं रही अब। रोहित ने नन्ही सी रिया की ओर देखकर अनीका से कहा, मगर इस कार में बच्चों के लिए अलग सीट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं रिया को अपनी गोद में पकड़ कर रखूं। रिया भी अपने दोनों हाथ रोहित के गले में डालकर रोहित की गोदी में बैठी रही। मगर जब रिया ने देखा कि रियर व्यू मिरर से अनीका रिया को गुस्से से आंखें दिखा रही थी, तब अचानक ही नन्ही सी रिया ने घबराकर रोहित की गोद से उछलकर रोहित के बगल में बैठ गई और कहने लगी, डैड, अब मैं छोटी नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। यह कहने के बाद नन्ही सी रिया ने अपना सर रोहित की गोद में रख दिया और रोहित की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, मगर मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या आप अपनी गोद में मुझे रोज की तरह सुला सकते हैं? रिया की यह हरकत देखकर रोहित की हंसी निकल गई। रोहित ने नन्ही सी रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी मम्मा को कोई जेलसी ना हो रही हो तो। रोहित की बात सुनकर अनीका का गुस्सा और बढ़ने लगा था। रिया और रोहित के बीच में बढ़ते हुए प्यार को देखकर सचमुच कहीं ना कहीं अनीका को जेलसी हो रही थी। मगर मन ही मन अनीका यह सोच रही थी कि रोहित जानबूझकर रिया को अनीका से दूर करने के लिए यह सब कुछ कर रहा था। अनीका ने बड़ी सख्त आवाज़ में रिया से पूछा, तुम और आर्यन फिर कब एक्सचेंज करने वाले हो अपनी पोजीशन? अनीका का सवाल सुनते ही नन्ही सी रिया ने अपनी एक आंख खोलकर रोहित की ओर देखा। नन्ही सी रिया को रोहित के साथ मारवा हाउस में काफ़ी मज़ा आने लगा था। ऐसा नहीं था कि रिया को अब अनीका से ज़्यादा लगाव रोहित से था, मगर रोहित जिस तरह रिया की हर जिद पूरी करता था, उसे जिस तरह से लाड करता था, इन सब बातों के कारण नन्ही सी रिया को मारवा हाउस में रोहित के साथ वक्त गुजारने में बड़ा मज़ा आने लगा था। मगर यह सारी बातें नन्ही सी रिया अपनी मम्मा को नहीं कह सकती थी, इसलिए अपने शैतानी दिमाग से और एक तरकीब निकालते हुए रिया ने अनीका से कहा, मम्मा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुम्हारी हर बात मिस करती हूँ, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा सोता हुआ वह चेहरा, मुझे डांटना, हर चीज़ मिस करती हूँ। मगर मम्मा, मैं जानती हूँ कि आर्यन बचपन से लेकर आज तक तुम्हें बहुत मिस कर चुका है। मुझसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे भाई को है तुम्हारी, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लूँगी मैं। आखिर एक बहन अपने भाई के लिए इतना तो ज़रूर कर सकती है। नन्ही सी रिया की ऐसी चालाकी देखकर रोहित सरप्राइज हो गया। रोहित का दिल किया कि वह अभी इसी वक्त रिया को अपनी इस तरकीब के लिए शाबाशी दे, मगर वह जानता था कि ऐसा करने पर अनीका रिया को बहुत डांटेगी। अनीका भी अच्छी तरह जानती थी कि ये रिया की एक सोची समझी तरकीब थी, मगर अनीका के पास रिया की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। रोहित और रिया बैक सीट पर बैठकर अनीका की मजबूरी पर मन ही मन हंसने लगे। कुछ ही देर में अनीका कार लेकर मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। उतरने से पहले अचानक ही रिया ने अपनी मम्मा के गले में हाथ डालकर गालों पर किस करते हुए पूछा, मम्मा, आई होप आपको याद है कुछ दिनों पहले आपने और डैड ने मुझसे और आर्यन से प्रॉमिस किया था कि आप लोग हमें अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएंगे। कुछ दिनों में इतना कुछ हो चुका था कि अनीका और रोहित लगभग यह बात भूल गए थे कि उन्होंने बच्चों से यह प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएंगे। अनीका को अम्यूज़मेंट पार्क जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वह जानती थी कि रिया और आर्यन का दिल रखने के लिए अनीका को रोहित के साथ बच्चों को लेकर अम्यूज़मेंट पार्क जाना ही पड़ेगा। जब रिया ने दोबारा अनीका से पूछा कि रोहित और अनीका बच्चों को
कब अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएंगे? तो अनिका ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही मन नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, ये मॉम डैड, यू आर द बेस्ट मॉम एंड डैड इन दिस होल वर्ल्ड। यह कहकर रिया रोहित के साथ कार से उतरकर मारवा हाउस के अंदर जाने लगी। अनिका अपनी कार लेकर गुलेरिया हाउस पहुंची। जब अनिका अपनी कार से उतरकर गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगी, तब अचानक ही गार्डन के एक लाइन के पीछे से मयूर गुलेरिया कूदकर अनिका के सामने आ गया। कुछ देर तक मयूर अपनी आंखें छोटी करके अनिका की ओर देखने लगा। मयूर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूर ने किसी चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ी। अनिका को एहसास हो चुका था कि शायद मयूर गुलेरिया यह समझ गया था कि चैंपियनशिप में जो लड़की मयूर के साथ टीम बनाकर लड़ रही थी वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन अनिका ही थी, और अनिका ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी। यहाँ वहाँ देखने के बाद जब मयूर को इस बात की तसल्ली हो गई कि कोई मयूर और अनिका की बात नहीं सुन पा रहा था, तब मयूर ने धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, तुम चैंपियनशिप में ड्रेस बदल कर मास्क पहनकर अंदर जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान लूँगा नहीं? अनिका मयूर के सामने अपनी असली आइडेंटिटी नहीं खुलने देना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद अनिका को मयूर के हज़ारों सवालों का जवाब देना पड़ता। मगर आज अनिका वंस एंड फॉर ऑल यह सीक्रेट मयूर के सामने खोलकर इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहती थी। इससे पहले कि अनिका मयूर से कुछ कहती, मयूर ने अनिका के मुंह पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, कुछ बोलना मत, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। अनिका हैरानी से मयूर को देखने लगी। अब अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर मयूर क्या जान चुका था। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे अंदर भी गुलेरिया परिवार का ही खून दौड़ रहा है और इसलिए मार्शल आर्ट में तुम्हें भी दिलचस्पी है। चलो तुम मेरी तरह कोई ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, मगर मार्शल आर्ट देखने का जो तुम्हारे अंदर जुनून है वह गुलेरिया परिवार की विरासत है। चलो अब तुम्हारे सामने मेरे कई राज खुल चुके हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम उस चैंपियनशिप फाइट्स को देखने गई थी तो अब तक तो यह जान ही चुकी होगी कि तीसरा कौन टीम का हेड और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भाई मयूर गुलेरिया है। अनिका को मयूर गुलेरिया की बातों पर हंसी आने लगी थी। मयूर को परेशान करने के लिए अनिका ने मयूर से कहा, नहीं, मैंने तो वहाँ तुम्हारा नाम नहीं सुना। तभी मयूर ने हवा में अपना सर जोर से हिलाते हुए अनिका से कहा, अरे नाम थोड़ी ना अनाउंस होता है वहाँ पर तो हर एक बंदे को अपने अकाउंट आईडी से बुलाया जाता है। और क्या तुमने मेरी टीम का नाम भी नहीं सुना? तीसरा कौन टीम? चैंपियनशिप में इस वक्त मेरी टीम सबसे ताकतवर है। अनिका ने मयूर को छेड़ते हुए कहा, मैंने तो बस वहाँ पर एक ही ताकतवर टीम का नाम सुना और वो टीम थी विक्रम की। विक्रम का नाम सुनते ही मयूर इरिटेट हो गया और तेज आवाज़ में अनिका से कहने लगा, अरे वह भी कुछ नहीं है मेरे सामने, एक बार मेरी टीम की उसकी टीम से मैच होने तो दो, ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। देखो तुम जानती नहीं तुम्हारा भाई क्या चीज़ है। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, आकाश से भी नहीं, मगर तुम मार्शल आर्ट्स में इतनी दिलचस्पी रखती हो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, मगर यह बात हम दोनों के बीच रहे, आकाश से भी यह बात मत कहना। अनिका ने अपने कान मयूर की ओर करते हुए धीमी आवाज़ में मयूर से कहा, बताओ ऐसा क्या सीक्रेट है? यहाँ वहाँ देखने के बाद मयूर अनिका के कान के पास आया और धीमी आवाज़ में अनिका से कहने लगा, मेरे साथ टीम में जो लड़की लड़ रही है वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी है। अब यह मत कहना कि तुमने कभी दीदी के बारे में भी नहीं सुना। अनिका ने अपने होंठ दबाते हुए मयूर की ओर देखते हुए कहा, नहीं नहीं, दीदी के बारे में तो मैंने सुना है। मयूर ने दोनों हाथों से अनिका को धीरे बोलने का इशारा किया और धीमी आवाज़ में कहने लगा,
यह नाम इतनी ज़ोर से मत बोलो। तुम नहीं जानती दीदी के बारे में। मेरे अलावा पूरी चैंपियनशिप में और कोई नहीं जानता। अब सोचो, मार्शल आर्ट की इतनी बड़ी चैंपियन मेरे साथ टीम बनाकर चैंपियनशिप में उतरी है। अब तो समझ में आया तुम्हारा भाई कौन है। दीदी ने ज़रूर मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी देखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ टीम बनाई है। मयूर की बातें अनिका को बोर करने लगी थी। अनिका ने मयूर को एक हाथ से अपने रास्ते से हटाते हुए फिर गुलेरिया मैंसन की ओर चलना शुरू किया। मयूर तेजी से अनिका के पीछे पीछे चलते हुए कहने लगा, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है तो उस चैंपियनशिप में तुम मैचेस देखने आओ, मगर यह मत भूलना कि वह जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। और हाँ, अगर वहाँ कोई भी तुम्हें परेशान करे या डराने की कोशिश करे तो उनसे कह देना कि तुम तीसरा कौन टीम की कैप्टन की बहन हो। उसके बाद कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनिका मयूर के कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना चाहती थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने मयूर को अपनी सच्चाई बता दी तो मयूर की एम्बैरेसमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि शायद उसके बाद मयूर अनिका से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाता। गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद अनिका तुरंत अपने बेडरूम के अंदर चली गई। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त आर्यन रोज़ की तरह पिंकी और यश के साथ खेल रहा होगा, मगर जब अनिका अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हुई तब आर्यन अपने स्टडी टेबल पर बैठकर बड़े ही गौर से अपनी मैथमेटिकल वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अनिका ने आर्यन के डेस्क पर पड़ी कुछ वर्कशीट उठाकर देखी। आर्यन अभी 6 साल का था, मगर वह जिस तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वह आर्यन के क्लास से कहीं ज़्यादा एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लेवल के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे जिन्हें आर्यन ने बड़ी आसानी से सॉल्व किया था। इस उम्र में आर्यन का इस तरह का आईक्यू देखकर अनिका शॉक हो गई थी, मगर एक माँ होने के नाते अनिका को अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। अनिका ने बड़े ही प्यार से स्टडी टेबल पर बैठे आर्यन के माथे पर हाथ घुमाया और आर्यन को माथे पर किस किया। अनिका का स्पर्श होते ही आर्यन का ध्यान टूटा और आर्यन अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराने लगा। अनिका को हेलो कहने के बाद आर्यन फिर से अपनी किताबों में खो गया। पेंसिल से अपनी मैथमेटिकल वर्कशीट के अंदर आर्यन कुछ लिखने लगा। अनिका भी आर्यन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अनिका ने जब अपनी पर्स से अपना फ़ोन निकाला तो अनिका ने नोटिस किया कि श्रेया ने अनिका को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था। श्रेया ने उस मैसेज में लिखा था, आर्यन बहुत ही अलग लड़का है। वह तुम्हारे पास तो आ चुका है, मगर अभी भी वह तुम्हें बहुत मिस करता है। श्रेया को मैसेज पढ़ते ही अनिका शौक होकर स्टडी टेबल पर बैठे आर्यन को देखने लगी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी खामोश रहता था, मगर आर्यन का आईक्यू देखकर अनिका यह समझ चुकी थी कि आर्यन का दिमाग बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज सोचता था। मगर आर्यन अपने मन में सोची हुई बातें अपने मन में ही दबा कर रखता था। लगातार 6 साल तक बिना माँ के रहने के बाद आर्यन का मन बाहरी दुनिया के लोगों से घुलने मिलने को आसानी से तैयार नहीं होता था। श्रेया यही बात अनिका को समझाना चाहती थी कि आर्यन को बाकी बच्चों से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन मेंटली वीक था, मगर यहाँ सवाल आर्यन के इमोशंस का था। बचपन से आर्यन के साथ मारवा खानदान के लोगों ने जो कुछ भी बर्ताव किया था उसका काफ़ी इम्पैक्ट आर्यन के छोटे से मन पर हुआ था। अनिका के आ जाने के बाद आर्यन को पहली बार यह महसूस हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए आर्यन की माँ उसे अच्छी तरह समझेगी, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। रोहित ने आर्यन को दुनिया की हर बुराई से बचा कर रखा था, मगर कहीं ना कहीं बिजनेस में बिजी होने की वजह से रोहित आर्यन को वह प्यार नहीं दे पाया था जो पिछले कुछ दिनों में आर्यन को अपनी मॉम अनिका से मिल रहा था। मगर अनिका के साथ भी वही हो रहा था जो रोहित के साथ हो रहा था। आर्यन के साथ वक्त गुजारने के लिए दोनों के पास वक्त बहुत कम था। श्रेया ने अपने अगले मैसेज में अनिका से लिखा था, आर्यन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो। उसने हमेशा ऐसे ही चाहा था कि उसकी माँ उसे प्यार करे, दुलार करे। मैसेज में श्रेया ने यह भी लिखा था कि
अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक पल के लिए भी आर्यन को अपने से अलग ना होने देती। मैसेज पढ़ते ही अनिका समझ चुकी थी कि कुछ देर आर्यन के साथ रहने के बाद श्रेया अपने खोए हुए बच्चे को मिस करने लगी थी। श्रेया यह भी नहीं जानती थी कि आखिर उसका खोया हुआ बच्चा बेटा था या बेटी। बस श्रेया के अंदर उसके लिए जो ममता थी वह वक्त वक्त पर बाहर आ जाती और श्रेया अपने बच्चे को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाती थी। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाना अनिका ने ठीक नहीं समझा। अनिका ने फ़ोन चार्जिंग पर लगाते हुए आर्यन से पूछा, क्या बात है, आजकल पिंकी और यश के साथ खेल नहीं रहे हो? कहाँ है पिंकी? आर्यन अपनी वर्कशीट में कुछ लिखते हुए कहने लगा, पिंकी आज श्रेया मौसी के घर गई है। श्रेया मौसी उसे डांस सिखाने वाली है। श्रेया अपने विला में नन्ही सी पिंकी को डांस सिखाने से पहले एक्सरसाइज करवा रही थी। श्रेया ने जो एक्सरसाइज नन्ही सी पिंकी को दी थी वह एक्सरसाइज खुद एक तरह का डांस स्टेप थी। श्रेया बार बार पिंकी से वही स्टेप्स रिपीट करवा रही थी। पिंकी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, मगर पिंकी ने श्रेया ने दिया हुआ स्टेप एक बार भी बिना चुके लगातार आधे घंटे तक किया था। आधे घंटे बाद जब श्रेया ने पिंकी को 5 मिनट का ब्रेक दिया तब थकी हुई पिंकी कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। श्रेया काफ़ी स्ट्रिक्ट डांस टीचर थी और पिंकी यह बात अच्छी तरह जानती थी। पिंकी के पाँव में मोच आ चुकी थी, मगर पिंकी को डर था कि अगर इनकी वजह से पिंकी ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया तो शायद श्रेया टीचर आगे उसे डांस सिखाने से मना कर देंगे। काफ़ी वक्त के बाद श्रेया पिंकी को डांस सिखाने के लिए राज़ी हुई थी। नन्ही सी पिंकी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वैसे तो पिंकी श्रेया टीचर से काफ़ी डरती थी, मगर श्रेया के सामने आते ही पिंकी के मन से डर निकल जाता था। पिंकी अपने आप को श्रेया के आसपास बहुत ही महफूज फील करती थी। श्रेया पिंकी के लिए किचन से ग्लूकोज बोतल बना कर ले आई। जैसे ही श्रेया ग्लूकोज वाटर का ग्लास पिंकी के सामने रखने के लिए झुकी, अचानक ही पिंकी ने श्रेया के गालों पर किस कर दिया। श्रेया हैरानी से पिंकी की ओर देखने लगी। नन्ही सी पिंकी की बड़ी बड़ी आंखें भी काफ़ी हैरान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी खुद नहीं जानती थी कि उससे यह कैसे हो गया था। पिंकी के चेहरे पर कन्फ्यूज़न था। पिंकी के नन्हे से पतले होंठ सरप्राइज़ की वजह से खुल गए थे। पिंकी ने डरी हुई आवाज़ में श्रेया से कहा, सॉरी टीचर, आई डोंट नो वाई डिड आई डू दैट। पिंकी के नन्हे से होठों का स्पर्श होते ही श्रेया को ऐसा लगा जैसे श्रेया के अंदर जो कुछ भी अधूरा था वह अचानक ही पूरा होने लगा था। सालों से श्रेया अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। जब से श्रेया से उसका बच्चा छीन लिया गया था तब से लेकर अब तक श्रेया ने अपने आप को अपाहिज महसूस किया था। आज पिंकी के स्पर्श के बाद अचानक ही श्रेया अपने आप को पूरा महसूस करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता था, जबकि श्रेया को कई बार यह सोचकर मन ही मन दुख होता था कि पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी। आकाश उस लड़के का नाम था जिसे श्रेया ने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था और नताशा श्रेया की बहन थी। पिंकी को देखकर हमेशा ही श्रेया को अपने साथ हुए विश्वासघात का एहसास होता था। आज अगर आकाश और श्रेया का बच्चा श्रेया के पास होता तो लगभग पिंकी की ही उम्र का होता। जो फीलिंग श्रेया को अपने बच्चे से मिलने चाहिए थी वह फीलिंग पिंकी से कैसे मिल सकती थी। यह बात सोच सोच कर श्रेया खुद हैरान हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वह पिंकी से मना कर दे कि आज के बाद वह श्रेया के पास डांस सीखने ना आया करे, मगर जब यह कहने के लिए श्रेया ने पिंकी की ओर मुड़कर देखा तो नन्ही सी पिंकी का मुरझाया हुआ चेहरा, गोल गोल टिमटिमाती आंखें देखकर श्रेया का दिल पिघल गया। श्रेया ने नन्ही सी पिंकी से कहा, नो प्रॉब्लम, आई थिंक तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आई है। श्रेया के मुंह से यह बात सुनते ही नन्ही सी पिंकी ने अपनी आंखें झुका ली और धीमी दबी हुई आवाज़ में श्रेया से कहा, मेरी मम्मा मुझे कभी अपने आप को छूने नहीं देती। वह हमेशा ही मुझसे दूर रहना पसंद करती थी। ना ही कभी मुझे किस करती, ना ही कभी हग, और अगर मैं डर करके
उसके पास जाकर उसे हग करने लगती तो मुझसे कहती कि मुझे अपने आप को संभालना सीखना चाहिए। इस तरह छोटे बच्चों की तरह बार बार आकर मम्मा को चिपकना नहीं चाहिए। नन्ही सी पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर श्रेया हैरान हो गई। हालांकि श्रेया का बच्चा श्रेया के साथ नहीं था, मगर श्रेया इतना ज़रूर समझती थी कि अगर कोई माँ इतनी इमोशनलेस कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को ना कभी किस करे और ना कभी हक करे। पिंकी जिस उम्र की बच्ची थी उस उम्र में बच्चों को माँ के स्पर्श की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। कहीं बाहर जब बच्चे बीमार पड़ जाते थे तब डॉक्टर भी रिकमेंड करते थे ये बच्चों को दवाई के साथ साथ माँ के स्पर्श की और माँ के प्यार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। श्रेया पिंकी के फैमिली मैटर में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए बस एक बार प्यार से पिंकी के माथे पर हाथ घुमाते हुए श्रेया ने कहा, यू आर वेरी स्वीट एंड ओबीडियंट गर्ल। अचानक श्रेया की नज़रें पिंकी के पाँव की चोट पर पड़ी। पिंकी के नन्हे से पाँव को अपनी उंगलियों में पकड़ते हुए श्रेया ने पिंकी से पूछा, यह क्या हुआ है तुम्हें? यह तो तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, फिर भी तुम इतनी देर तक डांस करती रही, मुझसे कहा भी नहीं। नन्ही सी पिंकी ने दबी हुई आवाज़ में श्रेया से कहा, मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया है कि अगर दर्द हो तो कभी कभी सहन करनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि तुम कितने कमज़ोर हो और लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। अगर मैंने किसी से कहा कि मुझे दर्द हो रहा है तो डैड मुझे प्यार करना बंद कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मम्मा भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। नन्ही सी पिंकी की बातें श्रेया की समझ के बाहर थी, मगर श्रेया को आकाश पर बहुत चिढ़ होने लगी थी। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आकाश जैसा इंसान इतना बदल कैसे गया था, एक नन्ही सी बच्ची को किस तरह से पाल रहा था, वह श्रेया की समझ के बाहर था। कॉलेज के दिनों में आकाश काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड लड़का था। अगर श्रेया को एक छोटी सी खरोच भी आ जाती तो आकाश पूरी कॉलेज सर पर उठा लेता था, और यहाँ उसकी अपनी छोटी सी बच्ची पर वह इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा था। यह सुनकर श्रेया को आकाश पर गुस्सा आने लगा था। एक छोटा सा बच्चा अपने मन की बात अगर अपने माँ बाप से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? और आखिर क्यों एक छोटी सी बच्ची को अपने इमोशंस और अपना दर्द छुपाने कहा जा रहा था? यह बात श्रेया को समझ नहीं आ रही थी। श्रेया ने नन्ही सी पिंकी को अपने हाथ में उठाते हुए कहा कि बेटा, आज के बाद तुम जब भी यहाँ आओ तब दिल खोलकर तुम्हारे दिल की सारी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हें प्यास लगी हो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठा लो। तुम्हें दर्द हो रहा हो तो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताओ। तुम्हें भूख लगी हो तो चीज़ें यहाँ वहाँ पर कर मुझे बताओ कि तुम्हें भूख लगी है। मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। श्रेया के मुंह से यह बातें सुनते ही नन्ही सी पिंकी अपनी गोल मटोल आँखों से श्रेया की ओर देखने लगी। पिंकी के देखते ही श्रेया पिंकी के अंदर चल रहे इमोशन को अच्छी तरह समझ गई। श्रेया ने पिंकी से पूछा, तुम्हें भूख लगी है ना? काफ़ी देर तक प्रैक्टिस की है हमने। चलो तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बना देती हूँ। क्या खाना पसंद करोगी? तो नन्ही सी पिंकी ने श्रेया के कानों के पास आकर कहा, मुझे केक खानी है। दुबली पतली सी पिंकी की डिमांड सुनकर श्रेया के चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट आ गई। श्रेया पिंकी को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर चली गई। पिंकी को टीवी के सामने बिठाकर श्रेया ने कहा, तुम यहाँ बैठकर कार्टून देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए केक बनाकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब श्रेया केक बनाकर किचन से बाहर निकलने लगी तब श्रेया ने देखा कि पिंकी किचन के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अंदर काम कर रही श्रेया को देख रही थी। पिंकी जिस तरह से खड़ी थी वह देखकर श्रेया समझ चुकी थी कि पिंकी काफ़ी टाइम से वहीं खड़ी श्रेया को देख रही थी। श्रेया ने एक हाथ में केक पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से पिंकी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगी। श्रेया ने बड़े ही प्यार से पिंकी को चेयर पर बिठाया और पिंकी के सामने प्लेट में केक का एक टुकड़ा रखा। कुछ देर तक पिंकी बस यूं ही केक को देखती रही। अपनी स्कूल टीचर के हाथों से बनी केक खाने में पिंकी को थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। तभी श्रेया ने अपने हाथों से केक का एक छोटा सा टुकड़ा पिंकी के मुंह में रखा। केक मुंह में जाते ही पिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे वह चम्मच से केक खाने लगी।
देखते ही देखते दुबली पतली दिखने वाली पिंकी के गाल फूलने लगे थे। केक के बड़े बड़े निवाले पिंकी एक के बाद एक अपने मुंह में रखने लगी। पिंकी का चेहरा देखकर श्रेया को पिंकी की हालत पर तरस आने लगा था। देखते ही देखते पिंकी ने आधी केक खत्म कर ली। फिर अचानक ही पिंकी ने अपने नन्हे से हाथों में केक का एक टुकड़ा लिया और श्रेया को ऑफर किया। श्रेया स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी, मगर पिंकी के हाथों से वह केक खाने से मना नहीं कर पाई। श्रेया ने जब धीरे से अपना मुंह खोला, तब छोटी सी पिंकी ने केक का एक बड़ा टुकड़ा बड़े ही प्यार से श्रेया के मुंह में रख दिया। केक चबाते हुए श्रेया ने पिंकी से पूछा, क्या तुम्हें केक अच्छी लगी? पिंकी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इससे पहले पेट भरकर खाना कभी नहीं खाया। पिंकी का जवाब सुनते ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आकाश और नताशा इस बच्ची को प्यार क्यों नहीं दे पा रहे थे। इससे पहले कि श्रेया पिंकी से कोई सवाल पूछती, अचानक ही विला की डोर बेल बजी। जब श्रेया का ध्यान गया घड़ी पर, तब उसने नोटिस किया कि शाम के 7 बज चुके थे और ज़रूर आकाश पिंकी को पिक करने आया था। पिंकी के साथ बिताया हुआ वक्त काफ़ी जल्दी गुजर गया था। श्रेया पिंकी को लेकर दरवाजे के पास गई। इस वक्त उसे आकाश पर पहले से ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह आकाश को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए दरवाज़ा खोलकर श्रेया पिंकी की ओर देखकर कहने लगी, अब तुम हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यहाँ डांस सीखने आ जाना। ओके बाय। नन्ही सी पिंकी भी श्रेया को बाय कहकर आकाश का हाथ पकड़कर विला से बाहर जाने लगी। 1-2 कदम चलने के बाद अचानक ही पिंकी ने मुड़कर श्रेया से कहा, थैंक्स फॉर बर्थडे केक टीचर। पिंकी के मुंह से यह बात सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। श्रेया को अचानक ही पिंकी की बात सुनकर ऐसा लगने लगा जैसे उसके सर में जोर से किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। ठीक 5 दिन पहले श्रेया के उस खोए हुए बच्चे का जन्मदिन था, जिस बच्चे का बाप इस वक्त श्रेया के सामने खड़ा था। 6 साल पहले जब श्रेया को पता चला था कि आकाश नताशा के साथ मिलकर श्रेया को धोखा दे रहा था, उस वक्त आकाश का बच्चा श्रेया के पेट में था। जो बात उस वक्त खुद श्रेया भी नहीं जानती थी। उस वक्त आकाश ने यह कहकर श्रेया से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी कि वह नशे में था और उसे खुद नहीं पता था कि वह किस तरह नताशा के साथ बिस्तर पर आ गया। आकाश और नताशा की बच्ची पिंकी की और आकाश और श्रेया के बच्चे के बीच उम्र में कोई फ़र्क नहीं था। दोनों 6 साल के हो चुके थे। फ़र्क था तो सिर्फ 5 दिनों का, क्योंकि श्रेया ठीक 5 दिन पहले माँ बनी थी, मगर बच्चे को जन्म देने के बाद से लेकर अब तक श्रेया ने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। ना ही श्रेया यह जानती थी कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह बेटा था या बेटी। श्रेया को अपने आप से नफरत होने लगी थी। एक तरफ वह यह भी नहीं जानती थी कि उसका खोया हुआ बच्चा इस वक्त दुनिया के किस कोने में था, किस हाल में था, और यहाँ उसकी माँ उसकी ही उम्र की एक बच्ची की बर्थडे केक बनाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। आकाश उस वक्त यह नहीं जानता था कि श्रेया उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। यहाँ तक कि आकाश यह भी नहीं जानता था कि उस रात नताशा और आकाश के बीच क्या हुआ था। उस रात के बाद नताशा अचानक ही शहर से गायब हो गई और 10 महीने बाद नन्ही सी बच्ची को लेकर फिर आकाश के पास लौटी। नन्ही सी बच्ची को देखकर आकाश का दिल पिघल गया। नताशा ने कहा कि वह बच्ची उसी रात का नतीजा थी जो आकाश ने नशे की हालत में नताशा के साथ गुजारी थी। जब आकाश ने नन्ही सी बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया तो यह साबित हो गया कि वह नन्ही सी बच्ची पिंकी आकाश की बेटी थी। उसके बाद आकाश के पास नताशा की कही बातों को सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आकाश ने पिंकी को एक्सेप्ट कर लिया और पिंकी के साथ साथ आकाश को एक्सेप्ट करना पड़ा पिंकी की मां नताशा को। अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोच सोच कर श्रेया को अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि इस वक्त श्रेया काफ़ी डिस्टर्ब थी। पिंकी ने दरवाजे पर खड़ी श्रेया की ओर देखकर पूछा, टीचर क्या आप बहुत लोनली फील कर रही हैं?
जब श्रेया ने पिंकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तब अचानक पिंकी ने आकाश की ओर देखकर कहा, पापा क्या आप मेरी टीचर को किस कर सकते हैं? स्कूल में मेरी फ्रेंड रिया मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी वह लोनली फील करती थी उसकी मम्मा उसे किस करती थी और रिया का मूड फिर से ठीक हो जाता था। नन्ही सी पिंकी का लॉजिक तो काफ़ी सिंपल था, मगर उसे किस करना आकाश के लिए बहुत मुश्किल था। पिंकी की बात पर शर्मिंदा होते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, आई एम सॉरी। आकाश के चेहरे पर इस वक्त भी वही एक्सप्रेशन थे जो 6 साल पहले नताशा के साथ पकड़े जाने पर आकाश के चेहरे पर नज़र आ रहे थे। आकाश का सर झुका हुआ था और धीमी आवाज़ में आकाश ने उस वक्त भी श्रेया को सॉरी कहा था। जब पुरानी बातें श्रेया को फिर से याद आने लगी तो श्रेया का गुस्सा आकाश के लिए और बढ़ गया। जब पिंकी ने देखा कि आकाश और श्रेया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तब पिंकी ने अपने नन्हे से हाथों से श्रेया की ओर इशारा करते हुए कहा, श्रेया टीचर डोंट वरी, मैं आपको किस कर दूंगी, आप उसके बाद लोनली फील नहीं करेंगे। नन्ही सी पिंकी की आवाज़ जादू की तरह श्रेया पर काम कर रहे थे। जब श्रेया ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर देखा तब श्रेया का दिल फिर से पिघलने लगा। श्रेया के मन में इसके बाद ख्याल आया, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसे नन्ही सी पिंकी का क्या लेना देना था। ना तो आकाश में दिए विश्वासघात में पिंकी का कोई हाथ था और ना ही नताशा और आकाश से मिले धोखे में पिंकी का कोई कसूर था। अचानक ही श्रेया को एक बात याद आई। श्रेया ने पिंकी से कहा, 1 मिनट यहीं खड़ी रहो, मैं अभी आती हूँ। यह कहने के बाद श्रेया तेजी से विला के अंदर चली गई। फर्स्ट फ्लोर पर श्रेया ने अपने खोए बच्चे के लिए 2 बेडरूम बनाए थे। श्रेया यह बात नहीं जानती थी कि उसने किस बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए श्रेया ने अपने विला में 2 बेडरूम बनवाए थे, एक छोटे बच्चे के लिए और दूसरा एक बच्ची के लिए। श्रेया बच्ची के लिए बनाए गए बेडरूम के अंदर गई। 5 दिन पहले ही श्रेया के खोए हुए बच्चे का जन्मदिन था। श्रेया ने अपने बच्चे के लिए जन्मदिन का तोहफा भी तैयार कर दिया था। दोनों कमरों में एक एक तोहफा रखा था। बेटे के लिए बनाए कमरे में श्रेया ने कुछ गन्स, कार और क्रिकेट मैच और बॉक्स रखे थे और बच्ची के कमरे में एक बड़े से पिंक कलर के बॉक्स में एक बड़ी ही सुंदर सी बारबी डॉल रखी थी। बारबी डॉल के साथ साथ उस बक्से में तरह तरह के कपड़े और लड़कियों की एसेसरीज भी रखी थी ताकि बारबी डॉल को रोज़ नए कपड़े पहनाए जा सके। श्रेया ने उस गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथ में उठा लिया और फिर बिस्तर पर हाथ फेरते हुए अपने खोए हुए बच्चे से बात करने लगी। श्रेया ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं इतने सालों में तुम्हें ढूंढने में नाकाम रही हूँ। तुम्हारे लिए जो बर्थडे गिफ्ट लाई थी वह मैं तुम्हारी ही उम्र की उस बच्ची को देने जा रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें खुशी होगी। आज अगर तुम मेरे पास होती तो बिल्कुल उस बच्चे की उम्र की होती। वह तुम्हारी दोस्त बन सकती थी। मैं तुम्हारे लिए खरीदी हुई गिफ्ट उसे देने जा रही हूँ। यह कहते हुए श्रेया की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेया ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस गिफ्ट को बिस्तर से उठाया और नीचे की ओर चलने लगी। दरवाजे पर खड़ी पिंकी आकाश की ओर देखकर कहने लगी, डैड, मुझे लगता है श्रेया टीचर काफ़ी नाराज़ हो गई हैं क्योंकि मैंने उनसे बिना कहे ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। अगले साल से मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। मुझे श्रेया टीचर बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वह मुझसे नाराज़ हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आकाश ने नन्ही सी पिंकी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी टीचर तुमसे नाराज़ नहीं है, वह मुझसे नाराज़ है। नन्ही सी पिंकी पजल होकर आकाश की ओर देखने लगी। पिंकी ने आकाश से कहा, पापा, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उन्हें सॉरी कहिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। टीचर कहती हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें तुरंत उस गलती को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला कभी नाराज़ नहीं होता और मुझे भी पक्का यकीन है कि श्रेया टीचर आपको माफ़ कर देंगी। पिंकी की इस बात पर अपनी नज़रें झुकाते हुए आकाश ने धीमी आवाज़ में पिंकी से कहा, कुछ गलतियां माफ़ी के लायक नहीं होती बेटा, यह बात तुम अभी समझ नहीं सकोगे। जब श्रेया फिर से विला के दरवाजे पर आई तब श्रेया ने अपने हाथ से गिफ्ट बॉक्स पिंकी के हाथ में देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे पिंकी, दिस इज़ फॉर यू। बड़ा सा पिंक कलर का बॉक्स देखकर पिंकी के चेहरे पर चमक आ गई।
पिंकी ने नन्हे हाथों से बॉक्स को पकड़ने की कोशिश की, मगर बॉक्स का वजन पिंकी के लिए कुछ ज़्यादा ही था। जब आकाश ने पिंकी के हाथ से वह बॉक्स अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तब नन्ही सी पिंकी ने आकाश को रोकते हुए कहा, नहीं, श्रेया टीचर ने यह गिफ्ट मुझे दी है, इसलिए अब ये मैं ही रखूँगी। थैंक यू श्रेया टीचर। पिंकी को देखकर श्रेया ने एक हल्की सी स्माइल दी। उसके बाद अपने ठीक सामने खड़े आकाश को देखकर श्रेया ने पूछा, मिस्टर गुलेरिया, आप आजकल बहुत बिजी रहते होंगे अपने बिजनेस की वजह से। आकाश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया आकाश के साथ किसी भी तरह की बातचीत करेगी, मगर जब श्रेया ने आकाश से यह सवाल पूछा, तब अचानक ही आकाश ने अपनी पीठ सीधी करते हुए श्रेया से कहा, जी वह मैं बिजी रहता हूँ, मगर इससे पहले कि आकाश कुछ और कह पाता, श्रेया ने कड़क आवाज़ में आकाश से कहा, बिजी रहने का यह मतलब नहीं कि बच्चे को नेगलेक्ट कर दिया जाए। बाप बनने के लिए एक मर्द होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए दिल में इमोशंस भी होना ज़रूरी है। श्रेया की बात पर आकाश चौंक गया। इससे पहले कि आकाश श्रेया की बात को समझ पाता, श्रेया ने ज़ोर से दरवाज़ा आकाश के मुंह पर बंद कर दिया। आकाश नन्ही सी पिंकी को लेकर विला के ठीक बाहर खड़ी कार में बैठने लगा। आकाश ने पिंकी का हाथ पकड़ रखा था, मगर आकाश के दिमाग में बार बार वही बात चल रही थी जो श्रेया ने कही थी। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर श्रेया ने ऐसा क्यों कहा था कि आकाश के दिल में बाप के इमोशंस नहीं हैं। आकाश ने कार में अपनी बगल में बैठी पिंकी की ओर देखा। आकाश सोच में पड़ गया, क्या पिंकी और श्रेया के बीच में ऐसी कोई बात हुई थी जिससे श्रेया को लगा हो कि आकाश ने एक बाप होने का फ़र्ज पूरी तरह से नहीं निभाया था। आकाश अब तक इतना अच्छी तरह से जान चुका था कि पिंकी को श्रेया काफ़ी पसंद थी और वह औरों के मुकाबले श्रेया से ज़्यादा क्लोज थी। जब आकाश ने बगल में बैठी पिंकी को देखा तो पिंकी का ध्यान पूरी तरह से श्रेया ने दी हुई गिफ्ट पर था। आकाश ने आज तक पिंकी को उसके बर्थडे पर महंगी से महंगी गिफ्ट दी थी, कीमती से कीमती तोहफे दिए थे, मगर कभी भी आकाश ने पिंकी के चेहरे पर किसी तोहफे को देखकर इस तरह की चमक नहीं देखी थी। आकाश धीरे धीरे कार चलाते हुए विला से बाहर निकल गया। अभी आकाश और पिंकी आधे रास्ते पहुंचे थे, तब आकाश के मोबाइल फ़ोन पर नताशा का कॉल आने लगा। घर से निकाले जाने के बाद नताशा ने काफ़ी बार आकाश से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर आकाश ने नताशा को अवॉइड किया था। आज इतने दिनों बाद जब नताशा ने पिंकी के बर्थडे पर आकाश को कॉल किया था, तब आकाश ने सोचा शायद नताशा पिंकी को विश करना चाहती होगी। जब आकाश ने कॉल रिसीव किया तो बिना वक्त गंवाए नताशा ने आकाश से रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं बस एक बार अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। आज के दिन मुझे मना मत करना, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है उसे आज ही के दिन। प्लीज़ एक माँ को एक बार अपनी बच्ची के बर्थडे पर उसे मिल लेने दो। मेरी पिंकी मुझे मिस कर रही होगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं ही हमेशा से पिंकी के साथ रही हूँ। मेरी नन्ही सी बच्ची ज़्यादा बोलती नहीं है, वह तुमसे खुलकर कह नहीं पाएगी कि उसके मन में क्या चल रहा है, मगर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची मुझसे मिलने के लिए तड़प रही होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तड़प रही हूँ अपनी औलाद को मिलने के लिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ आकाश, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, आज के दिन मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। आकाश को नताशा की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए आकाश ने नताशा को गुलेरिया हाउस से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था। मगर आकाश भी जानता था कि एक माँ के लिए आज का दिन काफ़ी इमोशनल था। आकाश बाहर से चाहे कितना भी रूड हो, मगर वह दिल का काफ़ी नरम था। नताशा के लिए अपने दिल के गुस्से को कुछ देर के लिए अपने सीने में दबाते हुए आकाश ने बगल में बैठी पिंकी से पूछा, तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है आज तुम्हारे बर्थडे पर, तुम्हें विश करना चाहती है, क्या तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहोगी? जब नताशा को गुलेरिया हाउस से निकाला गया था, तब नताशा ने आंखें दिखाकर पिंकी से कहा था कि अगर कभी पापा पूछे कि तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहती हो तो बस हाँ में अपना सर हिला देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना मम्मी तुमसे नाराज़ हो जाएगी, और अगर मम्मी नाराज़ हो गई तो तुम्हें किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी यह तुम अच्छी तरह जानती हो।
जब नताशा की बातें पिंकी को याद आने लगी तो पिंकी के होंठ डर के मारे कांपने लगे। मगर फिर अचानक ही पिंकी को श्रेया ने कही वह बात याद आई कि जब भी तुम्हारे मन में किसी भी तरह की बात उठे तो उसे सबके सामने एक्सप्रेस करो। प्यास लगे तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहो कि तुम्हें प्यास लगी है। भूख लगे तो सारा घर सर पर उठा लो ताकि सबको पता चले कि तुम्हें भूख लगी है। श्रेया की बातें जब पिंकी को याद आई तब पिंकी के मन में हिम्मत आ गई। नन्ही सी पिंकी ने आकाश की ओर देखा। आकाश पिंकी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था।